नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में हमारी आज की मेहमान हैं मारूफ व मशहूर गुलकारा मोहतरमा जहान आरा जानबाज। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है आप। शुक्रिया आज हमसे बात कर रही हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। मुख्तसर एक तारुफ दे दूंगा कि जहान आरा जानबाज मशहूर शायर और गुलकार गुलाम नबी डोलवाल जानबाज किश्तवारी की दुख्तर हैं और ये महकमे तालीम में मुलाजमत कर रही है। इन्होंने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 1992 में, और उसके बाद ये जानी जाती हैं उनकी गुलकारी की वजह से। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या इस वजह से आप गुलकार बनी कि आपके वालिद भी गुलकार और शायर थे या कोई और वजह थी? दरअसल मुझे तो इस फील्ड में आने का कोई शौक नहीं था। अब यह है कि अब्बाजान की सोहबत में मौसीकी के रमूज तो ये पता था कि अगर हम कभी गाएं या गुनगुनाएं तो सुर में ही गुनगुनाएंगे, लेकिन ये मेरा हरगिज़ नहीं रहा है ये शौक कि मैंने सिंगिंग में आ जाऊं मैं, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का शौक था और अब्बाजान भी चाहते थे, तो साइंस ही मैंने सब्जेक्ट लिया था। तो ये सब कुछ अचानक हो गया। दरअसल अल्लाह ताला को कुछ ऐसा ही मंजूर था। तो एक बार मैंने कश्मीर वुमेंस कॉलेज एम ए रोड से ही ग्रेजुएशन की है, बीएससी मैंने वहीं से किया है। जी तो एक बार वहाँ टैलेंट कंपटीशन हुआ, हमारा इंडियन फेस्टिवल हो रहा था यूएसएसआर में। जी हाँ 88 87 87 में। में। जी हाँ तो तब वहाँ कॉलेज में भी टैलेंट कंपटीशन हुआ। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो म्यूजिक की लड़कियाँ थी जी वही उस कंपटीशन में जा रही थी। तो मैं वहाँ हॉस्टल में रहती थी और मेरी जो रूममेट्स थी उन्होंने मुझे इतना कंपेल किया कि आप भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी तो गुनगुनाते हो, अच्छा गाते हो। मैं बिल्कुल ना मानूं और उन्होंने मुझे जबरदस्ती उस कमरे तक पहुंचाया और अंदर धकेल दिया, कहा कि आपको भी जाना है। जबरदस्ती। अच्छा तो फिर मैं बैठी और मुझे एक ही सूफियाना कलाम, वो मैं अब्बाजान से ही सुनती थी, रहीम साहब का ज़नीन पोश रंगा उश्म सोतन सुनन्ना विंजस वज आलम, ये मुझे याद था और मुझे अच्छा लगता था इसको गुनगुनाना। इसमें वो एक अलग सी सूफियाना लाई थी, तो मैंने वही गाया। तो वहाँ तब टेंग साहब हुआ करते थे सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी, जी हाँ तो उनको भी बहुत पसंद आया और जो भी वहाँ जजेस थे तो मेरा सिलेक्शन हुआ। तो भी मुझे वो खुशी नहीं हुई कि अब मुझे सिलेक्शन हुई और मुझे जाना है, बिल्कुल नहीं। तो मुझे ऐसा लगा नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा, ये वो। आपके तो मेडिकल सब्जेक्ट्स थे? हाँ मेडिकल अच्छा से। तो फिर उसके बाद तब वहाँ कृष्णा मिश्री हुआ करती थी प्रिंसिपल, तो उन्होंने मुझे बुला के लिया, कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे चांसेस बार बार नहीं मिलते हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये वो, आपको जाना है। फिर अब्बाजान को भी उन्होंने बुला कर लिया, उनको भी मनवाया। तो फिर मेरा हो गया और हम रशिया, बहुत सारी लड़कियां नवाकदल कॉलेज से भी थी, हमारे कॉलेज से ज़्यादा म्यूज़िक की ही लड़कियां थी और मैं ही वाहिद ऐसी लड़की थी कि जो, अब मुझे शौक था। तो फिर उसके बाद रशिया में मुझे पहली बार जब सोलो गाने का मौका मिला, जी तो मुझे किश्तवाड़ी लोकगीत ही समझो, वो अब्बाजान का लिखा हुआ ही, लेकिन उसमें उन्होंने एक फोक टच दिया है। गुंगान चलन था, चलंत का ही वो पैटर्न है, हाँ जी समझो आप, चलंत ही है वो। क्योंकि गुंगनवा। गुंगानवा दिल जाने तो मेरी ये गुंगान। हाँ काफी हिट हुआ था हाँ। तो 1988 में। हाँ बिल्कुल। जब मैंने वो परफॉर्म किया और जितने भी रशियन वहां पर जो ऑडियंस थी, वो सारे रशियन झूम उठे, सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो तब उस जमाने में टीएन कोल साहब हुआ करते थे, एम्बेसडर थे वो रशिया में हिंदुस्तान से। तो वो इतने खुश हुए, वो खुद मुझे स्टेज पर मुबारकबाद देने आए और उनकी आंखें नम हो गई। तो फिर ऐसा तब भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि चलो अब एनकरेजमेंट थी कैसे। तो फिर उसके बाद जब हम वापस आए श्रीनगर, तो फिर दोबारा बस तालीम, वही सिलसिला, पढ़ाई, ये वो।
जानना चाहेंगे, पहले जब आप रशिया में थे, यूएसएसआर उन दिनों हुआ करता था, जी और ये CIS स्टेट्स वहाँ पे थे, आप गई थी वहाँ ताशकंद वगैरह एरिया में, हाँ तो हाँ कहाँ कहाँ पे आपने परफॉर्म किया था वहाँ पे, और वहां पर ग्रुप्स में फिर हाँ ताशकंद, समरकंद, बुखारा वगैरह? बुखारा शायद मुझे याद नहीं है, अलमाता था, करागिंदा था, जी। बहुत सारी जगह थी जहाँ हम गए थे। आपने परफॉर्म किया था? हाँ परफॉर्म, और हर सुबह जब भी वहाँ का पेपर होता था, न्यूज़पेपर, उसमें मेरा हुआ करता था तो फिर ऐसा लगा कि हो सकता है कि मेरी अदायगी में कुछ ऐसी कौन सा वो चीज है, हो सकता है कि आवाज में, और क्योंकि म्यूजिक की कोई जबान हद नहीं नहीं है, होती, सरहद ही नहीं होती। सरहद ही नहीं होती है। हम्म। तो उसके बाद जब यहाँ मैं इंट्रोड्यूस हुई अपनी स्टेट में, तो ऐसे मैं कह रही थी आपको कि अपा जान जब मिलने मुझे आए कॉलेज, मंशूर बनहाली साहब उनके साथ थे, तो ऐसे मुझे कहा कि नहीं नहीं, आपने जवां साल प्रोग्राम यहाँ दूरदर्शन में होता है, उसमें आपने अपनी एक परफॉर्मेंस देनी है। तो मैं बिल्कुल ना मानूं, फितरतन में शाई थी, और कुछ ऐसा था, कुछ कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं नहीं, दूरदर्शन में कौन जाएगा ये वो। तो फिर अब्बाजान ने मुझे ज़बरदस्ती उस दिन लिया, तो बस वही ज़मीन पोशी मुझे याद था। अच्छा, रहीम साहब का? रहीम साहब का वो, और मंशूर बनहाली साहब ने वहीं पर लिखी अपनी एक गजल, हाँ खूबसूरत वक्त जरा प्रार जरा जरा प्रार प्रार, जरा प्रार, कैसी गसा चुन चोन जो अनहार जरा प्रार, वहीं पर उसकी धुन बनी और वहीं वो रिकॉर्ड हुआ। तो वो इतने हिट हो गए, और मैं शुक्रिया करती हूँ अपने कश्मीरी लिसनर्स का, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत। इन्हीं की एनकरेजमेंट का नतीजा है कि अगर मैंने थोड़ा सा इस फील्ड में काम किया, तो इसी हौसला अफजाई की वजह से। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर रेडियो कश्मीर में भी भजन सोहरी साहब की कंपोजिशन में मैंने पहले नसीम शफाई साहिबा का कलाम गाया था। कौन सा? मदानो वाहिरुदुख अज़ से कह जाए खटत। जी। तो ये भी काफी हिट हुआ था। तो फिर रेडियो में भी इंट्रोड्यूस हुई। तो रेडियो में कौन कौन लोग थे जो एक तरह से, भजन सोपरी तो उन दोनों थे ही? हाँ, उन्होंने बड़ा मुझे बहुत एनकरेज किया भजन, और वो भी तो बहुत मेहनत कराते थे ना। जी हाँ, बहुत बहुत। तो मुझे ये भी याद है जब भजन जी, जब मेरा पहला, फिर अब्बाजान मेरे साथ थे, तो फिर अब्बाजान से उन्होंने पूछा कि अब इसको किस नाम से इसको कौन सा नाम हम दें जैसे अब जब ये सिंगर जो ये इंट्रोड्यूस हुई, तो किस नाम से? अब्बाजान ने कहा कि इनके नाम के आगे आपने जानबाज लगाना है, जहांरा जानबाज। तो फिर उसके बाद नसरुल्लाह साहब उनकी कंपोजिशन में भी मैंने गाया। अच्छा। और जितने गुलाम नबी शेख साहब, तो रेडियो कश्मीर में मोहम्मद अशरफ मरहूम हुआ करते थे तब। जी हाँ। उनकी कंपोजिशन में भी मैंने गाया। तो तब बहुत सारे कंसर्ट्स वगैरह होते थे और करते थे उसमें परफॉर्म। और जब भी मुझे मौका मिलता था तो रेडियो कश्मीर में रिकॉर्डिंग देती थी। मतलब टेलीविजन के मुकाबले में रेडियो से ज्यादा लगाव था, शाही होने की वजह से। टेलीविजन रेडियो से ज्यादा लगाव था कुछ। रेडियो से डॉक्यूमेंट्री अब्बाजान की बनी थी, तब अब्बाजान की डेथ के बाद उन पर डॉक्यूमेंट्री बनी थी। उसमें उनका इंतकाल हुआ था 1990 में। 90 में शायद 92 में बनी थी, 91 में इसी तरह बनी थी अब्बाजान पर एक डॉक्यूमेंट्री। तो उसमें मैंने अब्बाजान के गाने गाए थे। उसमें नसरुल्लाह साहब ने उन्होंने बड़ा, मतलब म्यूजिक जो था, जो धुन थी, वो अब्बाजान की होती थी, लेकिन जो म्यूजिक का वो जो अरेंजमेंट वगैरह था, वो सारी कंपोजिशन इनकी होती थी। कंपोजिशन जो बेसिक जो धुन थी वो अब्बाजान की ही, लेकिन नसरुल्लाह साहब ने उसको फिर दूसरा जो अरेंज म्यूजिक हम करते हैं वगैरह, तो उन्होंने किया था दूरदर्शन पर। तब वो कुछ डॉक्यूमेंट्री का भी बड़ा सिलसिला हुआ था उस जमाने में। कुछ वो कैमरा उन दिनों, वो जो दूरदर्शन वाले आए थे, बड़ा उनको बेचारों को सहना पड़ा। उन दिनों मिलिटेंसी का दौर भी था, और जी उनका वो कैमरा वगैरह छीन लिया गया था, ये वो किश्तवाड़ में। तो लेकिन बन गई वो डॉक्यूमेंट्री। तो लोगों को एतराज था कि अब ये गाने उस जमाने में बंद होना चाहिए। उस जमाने आपको पता ही है
लेकिन उधर हो क्या रहा था, उनकी जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बन रहा है। अब्बाजान की शायरी में उन्होंने हमेशा, उनका मकसद ही रहा है शायरी का कि आवाम को एक मैसेज पहुंचाना अपनी शायरी के जरिए। और मेन उनका यही मकसद था कि मौसीकी को, वो हमेशा कहते थे कि मौसीकी एक मेरा मीडियम है लोगों तक अपनी शायरी पहुंचाने का एक पहुंचाने का। जरिया। और जी। हमेशा उनकी शायरी में आप देखोगे उन्होंने हमेशा नौजवान नस्ल को, कौम को बेदार करने की, जितनी भी आप उनकी नज़में हैं, जी। गज़लें हैं, वही लोगों को बेदार करने की कोशिश की है हर बार। तो उसी वजह से, और हम जो जितने भी मेरे बहन भाई हैं, हम अपने बाप के फैन थे। तो उनकी शख्सियत में ऐसी कुछ कशिश थी कि जब वो बोलते थे और हम वहीं पर तो वहीं पर रह जाते थे। एक एक उनके बोल का हमें होता था इंतजार की। और घर में वो महफिलें समा, घर के किचन में ही कभी कभी ऐसी महफिल होती थी और अब्बाजान एट ए टाइम इतने इंस्ट्रूमेंट्स खुद ही प्ले करते थे। वो अलग ही तरह की रूहानी कैफियत होती थी। उन्हें किसी ने कोई ट्रेनिंग दी थी इसकी कुछ भी म्यूजिक? नहीं। कुछ भी नहीं। आप सोचिए ना, उस जमाने में इतना दूर दराज इलाका किश्तवाड़, और पहले उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तिमोचे पान वनुम कि वो एक फज खानदानुक लड़का, मगर ये मौसुकी सुनुस घर के गर्निश नेबर कर कि ये शुन ठीक। और उनको उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा किसी चीज वो मैं हावी नहीं हो सकी मेरे इस शौक पर। और मेरा, और ये भी वो कहते थे कि मेरी जो शायरी है सुपे में आई मौसीकी मस्तान। मौसीकी से उनको इतना लगाव था क्योंकि उसमें एक उनका एक वो स्पिरिचुअल लिंक था ना, जो उनका एक वो अलग वो सिलसिला था। वो तो मौसीकी के ही जरिए, गायकी के जरिए ही उनको लगता था। कभी किचन में हारमोनियम के तो वो मास्टर थे। हारमोनियम जब वो बजाते थे और जब अपनी मस्ती में होते तो अचानक हारमोनियम उधर फेंक देते थे, तो अच्छा। पूरी मस्ती में आ जाते थे। तो जैसे वो हारमोनियम खुद ही बजता था, फिर दोबारा कैसे उसको वापस लाते, यहाँ से तबला, यहाँ से फ्लूट, यहाँ से हर एक इंस्ट्रूमेंट एट ए टाइम बजाना, और वही मस्ती, वो अजीब ही सुरूर। अच्छा। और मैं कहती हूँ वो कितनी प्रेशियस मोमेंट्स थी जो हमने उनके साथ बिताए हैं। क्या दौर था वो, अलग ही उनकी शख्सियत ही अलग थी। इवन अगर उन्होंने नातें भी लिखी हैं, उसमें भी उन्होंने मैसेज दिया है, अखनाच आज वर्ष नबी आव नबी आव अथमश अक्षार आज दिख सबक आज कन जवानन आसमानन हुन वहीं छा जमाना सामनामन पहली नामन वह जान बाज सईद कोमस ब्रोट कुन पकना आज वर्ष नबी आव नबी आव नबी आव। और जब भी हमें स्कूल में भी हमें जो से डिबेट्स होती थी, बहुत सारे प्रोग्राम, तो अब्बाजान हमें लिख कर देते थे जितने हमें टॉपिक्स बोलने थे, या जो भी चुगलियों गाट क्या चीज आट हालिक शबनमो दुर्दान बन शमा उस्ताद तस्वुर करते थे परवान बन कुन फनस मज गस मुकम्मल ना ओपन जिंद था जान बाजिन पोएट सितियम वतन कोई नजरान बन। हर बार कहीं आयां तिबंत थी सकन वरिस कोम सिक बकार नत नरेन नरन मज बंगरिल रह गित रोजा पान संदर। उनमें एक तरह का वो इनकलाब था उनकी शख्सियत में कि हर बार उसी तरह का इज़्तिराब। और उस जमाने में जब लोगों में वो उस तरह का शऊर नहीं था कि उनकी बात को कोई समझे, तो कश्मीर से उनको बहुत ज्यादा लगाव था। उनको कहा, क्योंकि कश्मीरियों ने उनको बहुत चाहा, बहुत एनकरेज किया, तभी उनको दिल ही नहीं करता था वापस वो किश्तवाड़ आए, कश्मीर में ही ज्यादा टाइम गुजारते थे। एक नज्म आप पे भी लिखी थी। जब उनको लगा कि ये गा सकती है और उसमें इसमें है थोड़ा बहुत, तो उन्होंने मुझ पर नज़म लिखी थी, जान गो सुलबुल सायक जान गो गाश फुल आकाश द्रायक जान गो याद कर हिल साय सक तारकन मारकन मंजत सुद्रायक जान गो। उनकी ये जो बुक है उसका नाम है फलविन संगर। जी हाँ। यम चिचे बुत बुत वुचास फलविन संगर, यही एक शेर है जो मुझे कंपेल करता है कि मैंने अब्बाजान के कलाम को किसी तरह से अपनी आवाज के जरिए आवाम तक पहुंचाना है। यम चिचे बुत बुत वुचा फलविन संगर पथवनस मंजत जायक जान गो जान बाजिन शार अजले शार स्पेट्स मौसीकार द्रायक जान गो। बहुत अच्छा। अच्छा, ये और दूसरी भी एक लिखी है नज़म, गस जहानो सुफल गुलाब पर त्राव परता उस आफ्ताब पर चैनी से बोझ बनाते रसूल लॉल बरहाई बखान काबुक पर जान बाज सुकस गुनाहगारस जनते जायक से एक सवाब पर। तो उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, और मुझे भी
मुझे याद है कि जब अब्बाजान खाना खाते थे या पानी पीते थे, मुझे हर वक़्त रहता था कि ये पानी जो गिलास में है थोड़ा-सा बचना चाहिए और मैं पी लूँ। मुझे लगता था जैसे वो अमृत होता था। इस तरह का वो लगाव, उस तरह की कशिश। तो अगर मेरी गायकी में वो चीज़ें, मैं चाहती हूँ कि उस कलाम को मैं इतनी खूबसूरती से अदा करूँ, जब जहाँ मुझे लगता है, क्योंकि अब उस रीजन के हम हैं तो उसमें वो मतलब अपनी एक तरह है, अपना वो नेचुरल वो चीज़ जो मैं उस मिजाज में, उन्हीं के वहाँ से मुझे वो मेरे मिजाज में वो चीज़ आई है कि अगर मैं अब्बाजान का कोई कलाम गाऊँ तो उसको मैं कैसे अदा करूँ? किस तरह उसमें वो नेचुरल वो चीज़ रहे और खूबसूरती के साथ उसकी अदायगी भी हो, और वो जो कहना चाहते हैं, और मैं कोशिश करूँ कि उस तरीके से उसकी अदायगी हो। आपने बहुत सारे उनके गीत गाए हैं जो उन्होंने लिखे हैं, कुछ में फोक टच भी है लेकिन कुछ खालिस कश्मीरी वचन हैं। तो इसमें आपने कई, इसमें कुछ कुछ ऐसे हैं जो उनसे भी ज़्यादा आप मशहूर हुई, कुछ कुछ को लेकर के, जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता, ये हमारे एक जो पुलवामा के हैं अब्दुल समद सफ़ी, उन्होंने भी गाया और बहुत मशहूर हुआ है पिछले 3-4 साल में अब्दुल समद सफ़ी का। मैंने भी गाया है मदन, आप और आपने भी गाया था और वो भी बहुत अच्छा, हालांकि दोनों में अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग। तो थोड़ा अब सा उन्होंने उसको कश्मीरी, हाँ, उन्होंने एक उसको छकरी वाले रंग में ढाला था और वो भी काफी हिट है। लेकिन आप जरा अपना थोड़ा सा हमें सुनाइए कि आपका किस तर्ज का था। अच्छा, मदनवार। मदनवार यो कुन कदम अक्सता, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, प्रतिरोज साथा करेहा पोशवा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ये औरख जबीनस शुबन मुक्त छुई, युवत लौंडे कस पिठ से कमी वक्त छुई, मैं कुछ रसाक छखायोरता, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बहुत अच्छा। और कुछ उन्होंने बहुत सारे, हालांकि उसमें रोमांटिक भी है, कुछ इनकलाबी नौयत के हैं, बहुत सारे डिवोशनल हैं, अकीदती हैं, बहुत सारे, बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि डोमिनेट कर रहा है उनका अकीदत, और इसमें आपने भी उनके गाए हैं, जैसे कोतरो कोतरो। बिल्कुल। तो आपकी एक अकीदत भी रही है अपने वालिद साहब के साथ और आपके साथ काफ़ी कराबत रही है उनके साथ, बल्कि जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ कि हमने सुना है कि आप उनके पास बैठी थी। हम जानना चाहते हैं किस किस्म का माहौल था, और हमने सुना है कि उन्होंने वहाँ पे एक स्टूडियो सा वहाँ पे बना रखा था किश्तवाड़ में, और वहाँ पे वो कंपोज करते थे, वहाँ पे लिखते थे। वो हम सुनना चाहते हैं कि किस किस्म का माहौल था। माहौल इतना खूबसूरत माहौल, मैं कहती हूँ कि वो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमने उस घर में जन्म लिया। बिस्तर अलालत के दौरान वो अपना ही घर में उन्हें स्टूडियो खुला हुआ था, नाम उसका अजमेरी चलन स्टूडियो। तो वहीं उसी स्टूडियो में उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, हारमोनियम, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स, और हमेशा वहीं पर महफिलें हुआ करती थी। और या चिश्ती या अजमेरी वहीं पे बनाया था, गाया था? या चिश्ती या दसलावस में लजीरी या चिश्ती। तो फिर उसके बाद जब बिस्तर अलालत के दौरान भी वो वहीं पर रहे, वहीं पर उनका उसी अपने ही स्टूडियो में। तो वहाँ पर उस दो रोशनदान थे उस कमरे में। तो एक रोशनदान पर उन दिनों जब वो बिस्तर अलालत पर थे, हमेशा एक कोतरो सासन,
या कबूतर आता था? कबूतर आता था। तो मुझे याद है, और मैं यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि अब्बाजान उनको औलाद की नज़र से ही देखते थे। उन्हें भी निशात साहब किश्तवाड़ी, हमारे किश्तवाड़ के बहुत बड़े शायर हैं, उनके साहिबजादे रियाज अहमद जरगर, तो वो अब्बाजान के साथ जुड़े होते थे। और उन दिनों जितना भी कलाम उनका जो अभी पब्लिश हुआ नहीं था, उनसे वो लिखवाते थे। तो मैं भी वहीं पर होती थी। तो उन्होंने तिमोदुत लिखुतियत, ये कोतरों ने बहुत पहले लिखा था तब, लेकिन लिखुदिथने दोहन जान बाजस दायरतुल वन कोतरन मक्ता मक्ता जान बाजस दायरतुल वन कोतरन द्रा शत शाहिदीन कोतरो। तो फिर जब अब्बाजान की डेथ के बाद जब हम उनके चारम पर हमने वो स्टेडियो खोला, तो वहाँ पर हमने अजीब मंजर देखा। हारमोनियम पर वो कबूतर जो था वो लोहो लोहान था, खून था उस पे, कबूतर का खून, वो भी वहीं पर मतलब वो मर गया था, कबूतर मर गया था लोहो लोहान। तो अजीब ही तरह का वाक़ा, इसका मतलब कितने वो जुड़े हुए थे। और मुझे तब से जितनी भी नातें उस दौर में उन्होंने नोट करवाई थी, तो मुझे पहला था कि मैंने कोतरो कुछ भी हो इसको मैंने रिकॉर्ड कराना है। और ये मुझे लगता है अब्बाजान की दुआएं थी, या वो उन्होंने किस जज्बे के साथ इसे लिखा था। और अल्लाह ताला के फजलो करम से वो कोतरो बहुत हिट हुआ, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, और अब्बाजान की दुआ की वजह से ही। और फिर उसके बाद भी जितनी भी नातें उन्होंने उस दौर में लिखी या नोट करवाई, तो वो मैंने गाई, जैसे मिचगाह चश्मन हुंत बटन होश मोहम्मद शाहरुख चुबहाना दिमाग जोश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मिचदीन बे ईमान बस सरकारे दो आलम दन आलमन है शान बस सरकारे दो आलम। जब उनकी डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसमें भी मैंने एक नात उनकी गाई थी तब, दोपन वन ये क्या गोती क्या गो मैं दुख मस फ़कत मुस्तफ़ा को। तो जितना भी मुझे मौका मिला, और उस दौर में ये मौका भी मिला, उनकी खिदमत का बहुत मौका मिला। और हमेशा जब वो अपनी मस्ती में होते, एक बार मैं और आलम भी, हम आलम आरा मेरी बहन, तो वो हम नात खानी करते थे, जब अजान बिस्तर अलालत पर थे, हम नात खानी किया करते थे उनको। तो एक बार हमें थोड़ा हम बेसुरा हो गए कुछ, वो बड़ा गुस्सा आया, फिर कहा कि देखो तार डेज गई तो लाइट हज कज गई, जिक्र मज फिक्र यार मुश्किल गोम दाइट बोझा तार मुश्किल गोम। कि आप जो ये बेसुरे हो गए, जो मुझे एक कंसंट्रेशन बंदी हुई थी, तो उसमें वो डिविएशन आ गई, वो कनेक्शन जो था, आप लोग बेसुरे हो गए तो उसमें डिविएशन आ गई। डाइट बोझा तार, वो भी सुर में ही सुनता है। तो ये फिल बदी का, हाँ, वहीं पर उन्होंने तार डेज गई तो लाइट हज कज गई, जिक्र मज फिक्र यार मुश्किल हो। तो वो अजीब ही रूहानी सिलसिला था। अच्छा, जब उनकी डेथ हुई, अब मैं तो बिल्कुल वहीं पर रात, फिर मैं अब्बाजान से हमेशा सवाल पूछती थी, अब्बा तो क्या शुभ महसूस करन, जब मैं पूछती रहती थी उनको कि इतनी आपको कहा की ना, बिल्कुल निके बस अग देवानगी उस बिस्तर लाल मुके थे, बस अग तम साथ थे ससन उसी मस्ती में होते थे। तो अब क्या करें, अब ये है कि उन्होंने जो कौम को मैसेज, तो लोग अब आज समझते हैं, उनका हर एक शेर मैं कहती हूँ कौम के लिए पैगाम ही है। हर शेर आप पढ़ें, अगर उन्होंने रोमांटिक गजलें वो भी लिखी, उनमें भी आपको कहीं ना कहीं मैसेज ही मिलेगा।
रोमांटिक में भी एक इनकलाबी, जैसे और कि रोमांटिक में नाज भी ने यार मैंने ये ईश मुलाकात मुलाकात उसमें कि ये नाज जानबाज ये वशन वहीं ते पानी जात पात, इस तरह से वो मुकाबला करते, वो नौजवानों को ऊपर उठाने की कोशिश ये करते हैं। वशन वहीं ते ये जात है। पात। या इसी में वो चौन रुख पोशुन गुलाब शुना गुलशन मन सु इंतखाब शुना है जी। तथ मंज तो वो भी मैंने उन्हीं दिनों मैंने ये गाए थे, चौन रुख पोशुन गुलाब शुना और नजर चाहे रोज रेडियो से, ये 4 गाने, और पोत्रो भी उसी दिन रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा। नजर चाहे रोज न कुन्या मरुद, शो इसमें रोमांटिक भी है और उसमें अल्लाह ताला वो चीज भी लगती है ना, मतलब उसी में पूरी उन्होंने उसको पूरा एक ये भी इनका अपना ही कलाम था, नजर चाहे रोज न कुन्या मरुद। चौन रुख पोशुन जी हाँ। तो आपने इनके रसूल मीर और उनका भी मैंने गाया, हाँ कई बिल्कुल, और रसूल मीर कुछ साहब का भी गाया है, और इनका महजूर साहब का मलाल तरेसालीना, जी। वो जो कल्चरल एकेडमी की तरफ से मेरा जो फर्स्ट ऑडियो कैसेट कल्चरल एकेडमी की तरफ से रिलीज हुआ था, तब अली मोहम्मद शेख मरहूम और मरहूम गुलाम हुसैन सूफी साहब का उनका एक कैसेट निकला था ऑडियो, और एक मेरा कश्मीरी मेलोडीज के नाम से। तो उसमें बहुत सारे उसमें गुंगनवा भी था, वो 1989 में आया था। उसमें गुंगानवा भी था और सेहर सेहमाल भी अबाजान का एक फोक है, वो भी किश्तवाड़ी चलन, और था महजूर साहब का मलाल त्रवित जलव है वे दो त्रवित, रसूल मीर साहब रिंद पोश मालगिन में द्राय लोलो, वो भी था। बहुत सारे थे उसमें। आगे जाने से पहले थोड़ा ये हमने सुना है कि ये बुनियादी तौर पे आपका खानदान ज़िला अनंतनाग कश्मीर के वेसू इलाके से, यानी वो अब डिस्ट्रिक्ट कुलगाम कैसे यस वेसू इलाके से मुंतकिल हो गए थे वहाँ पे डूल किश्तवाड़ एरिया में, तो डूल से आए थे फिर किश्तवाड़, तो एनीवे आपका जन्म वगैरह किश्तवाड़ में ही हुआ? हमारा किश्तवाड़ में, और डूल हमें वहीं, क्योंकि डूल से हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी उस वजह से डूलवाल कहते थे। असल में हम कास्ट थी हमारी मैंगनू जी, तो क्योंकि हम डूल के रहने वाले थे तो डूलवाल इस नाम से जानते थे। तो ये लोकल डायलेक्ट्स में एक्सक्लूडिंग ये जो किश्तवाड़ी चल, इसके मतलब सराजी या कुछ और हमारा जो लोकल डायलेक्ट है वो किश्तवाड़ी है जी हाँ। जिस तरह गुंगानवा दिल जाने तो मेरी है, थदे मैंने पूते ना गई छकर हुई आ गई तो मेरी है, या उसमें है छे होड़ से माल से होड़ से जान के शितरन से कान बने, शितरन कहते हैं दुश्मन को, हाँ युथ त्युथ जेबे मैं दई करने साइन दादरम उसमें नंदर तने उसमें हमें से होड़ी से माल से होड़ से, इसको भी अबाजान ने कितनी खूबसूरती से कंपोज किया है जी। और शराजी वगैरह वो डोडा बेल्ट जो है वहाँ पर शराजी वगैरह, तो कोई लोकल डायलेक्ट्स में तो पोगली सराजी इन डायलेक्ट्स में तो नहीं गाया कोई? मैंने किश्तवाड़ी में और कश्मीरी में शकरी भी गाई है, सूफियाना शकरी मैंने नहीं सुनी। शकरी यही जल है, ये तो शकरी है, ये शकरी फॉर्म में ही है, ये शकरी फॉर्म में, सूफियाना तो गाया है। और मैंने रसूल मीर साहब वो आई मस्त शराब आशिक चुबंगी कुंगी हाथे पान, वो तो रसूल मीर का है। आई मस्त शराब, ये भी मैं अबाजान से सुनी है। आई मस्त शराब आशिक चुबंगी कुंगी हाथे पान, कुंगी हाथे पान, चावक शराब कासक दुबंगी, चावक शराब कासक दुबंगी कुंगी हाथे पान, कुंगी हाथे पान। बहुत अच्छा है। 1988-89 में ही मुजफ्फर अली जो एक मारूफ प्रोड्यूसर थे, जो उन्होंने उमराव जान अदा एक मशहूर फिल्म बनाई थी उस वक़्त, तो उन्होंने बाद में ये सिलसिला शुरू किया था एक जूनी नाम के, ये एक फिल्म बनाना जो हब्बा खातून पे ही एक बायोपिक
का उन्होंने आगाज़ किया था 1988-89 में। तो इन्होंने आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया था, आपको बताया गया था कि आप इनके कश्मीरी, क्योंकि मल्टीलिंगुअल वो एक फ़िल्म थी, वो अंग्रेज़ी में भी और हिंदी में भी बनने वाली थी और कश्मीरी में भी। तो इन्होंने आपको अप्रोच किया था और मेरे ख्याल से आपने इसके लिए कुछ गाने गाए भी थे। हाँ बिल्कुल, एक बार मैं रेडियो कश्मीरी जा रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ यहाँ पर बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं मुज़फ़्फ़र अली, यहाँ पर ये आवाज़ें यहाँ सेलेक्ट करने आए थे अपनी मूवी के लिए, उनको चाहिए थी तो उनको आपकी आवाज़ पसंद आई तो आपको जाना चाहिए, इस तरह ये वो। तो मैंने उस वक़्त भी ख़ास तवज्जो नहीं दी और इस चीज़ को सरसरी ही लिया, लेकिन उन्होंने मुझे ढूँढ निकाला, उनका जो असिस्टेंट था वो किश्तवाड़ ही पहुँच गया। अच्छा, वहीं आपके इलाके में, आप वहीं पे थे वहीं पर, किश्तवाड़ में? हाँ, तब हम वहीं थे। हुँ। तो फिर उसके बाद मैं गई बाज़ाब्ता बॉम्बे में, वहाँ पर रिकॉर्डिंग, तो पहली बार मुझे इतना एक्सपोज़र मिला था, इतनी दूर-दराज़ इलाके की लड़की, हमने कहाँ उस तरह का वो चीज़ें देखी थी। लेकिन चलो अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत वहाँ पर भी बहुत मुझे सराहा था, क्योंकि मुझे जो अब्बाजान का जो चलंत में कुछ वो एक्स्ट्रा चलंत में एक खूबी ये है कि कोई आप मतलब आपको पूरी लिबर्टी है। आपको जितनी भी अदायगी आप कर सकते हैं ना, उसमें वो चीज़ डालें और फिर दोबारा आप अपनी ताल पकड़ लें। वो एक ख़ास टैलेंट है। हाँ, स्टाइल था ना उनका, एक मुख्तलिफ नहीं, स्टाइल। मुख्तलिफ, और उस स्टाइल को एडॉप्ट, अगर मैं कहूँगी कि मैंने जैसे लाइट ही ज़्यादा गाया है और मुझे उस तरह का मैंने वो चीज़ पकड़ ली है कि मैंने किस तरह उस चीज़ को ऐड करके फिर दोबारा ताल पकड़नी है, और ये एक ख़ास चीज़ है। और ये मुझे अब्बाजान की पोएट्री में भी लगा ना, उसमें वो इंसान पूरी तरह से खेल सकता है। हाँ, मतलब लफ्ज़ों बिल्कुल। के हाँ, साथ यू कैन प्ले। हाँ। बिल्कुल, लफ्ज़ों के साथ हुँ, अगर कोई महारत वाला सिंगर हो ना, हुँ, जिसको महारत हो। अब देखो, मैं कहती हूँ हमने ओरिजिनल चीज़ को, हमने बेसिक उस चीज़ को पकड़ना है, और हुँ, ये मैं कहती हूँ एक फनकार की एक, अगर मैं एक सिंगर हूँ, एक सिंगर की हैसियत से, मैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हुँ, हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें टैलेंट दिया है, तो उसको उस तरह से निभाना है कि हमने अपनी वैल्यूज़ को, अपनी आइडेंटिटी को पूरे मद्देनज़र रखकर उन सारी चीज़ों को प्रिज़र्व करना है। हुँ, वो जो ओरिजिनल चीज़ हो उसको कायम रखना है। जहाँ पर जितनी हमारी रिच, इतनी कल्चरल हेरिटेज है, तो मुझे लग यही चीज़ें हैं जो फिर बाद में समझी जाती हैं कि फन के ज़रिए ही इंसान की वहाँ का कल्चर, गाने का स्टाइल वहाँ, तो उसमें हमें कितनी प्योरिटी और होनी चाहिए और वो ओरिजिनल फॉर्म होनी चाहिए। वो चीज़, और उसको खेलने, जब आपको वो चीज़ समझ आएगी तो आपको इतना मज़ा आता है कि हम, हमारे पास इतना अपना कीमती विरसा है, अगर हम उसको मेहनत से अदा करें तो मुझे नहीं लगता कोई हमारे साथ कम्पीट करे, हमें ज़रूरत ही नहीं है कि कोई बाहर हम किसी का अडॉप्ट करें। हमारे पास कितनी इतना तो ये जो मुझसे मुज़फ़्फ़र अली की फ़िल्म थी, हुँ, जहाँ तक मुझे याद है, हुँ। तो ये जो इसका हिंदी-उर्दू वर्ज़न जो था, इसके लिए तो शहरयार के ज़रिए, वो शहरयार ने लिखे थे जब इसके हाँ, नग़्मे जब और हम ग ख़याम ने म्यूज़िक दिया था इसका। तो आपने आपका म्यूज़िक मैं किसने बनाया हमारा है? हमारा था जो बेसिक यहाँ कश्मीरी जो ओरिजिनल उनकी पोएट्री थी, जी, उनकी पोएट्री को उन्होंने इंग्लिश हब्बा वर्ज़न, खातून की। हबा खातून की जी, पोएट्री को उन्होंने इंग्लिश वर्ज़न के लिए रखा था। अच्छा। तो उसके बाद जो दुनिया वहाँ तब नमताली साहब थे, अब्दुल उनका गनी नमथाली, हाँ, वो बडगाम के। हाँ, उनका पूरा ग्रुप था, और जो सेंटूर उनके पास भी तो कश्मीरी कश्मीरी वो धुनें, उनके पास वो मवाद था। मोहनलाल अहमद थे, हुँ, हुँ। उनको भी वहाँ पर मिला। उन्होंने मुझे वो किया, ख़याम भी साहब भी वहाँ हुआ करते थे, उनको भी अच्छा लगता था कि ये कैसे परफ़ॉर्म अच्छा, वो करेंगे। भी वहाँ होते थे बम्बई में? अच्छा। वो भी वहाँ, और ये जो इंग्लिश वर्ज़न जो था इसका म्यूज़िशियन रुचि सकामोटो थे, वो जी, ऑस्कर अवार्ड विनर थे, हाँ, उन्होंने बिल्कुल। इसका किया हुँ, था। तो तब मुझे एक पर्शियन और अरबिक रुबाई भी उन्होंने कहा था गाने के लिए, तब तो मैं बहुत छोटी थी, अच्छा। तो बड़ा, लेकिन मुज़फ़्फ़र अली को लगा कि ये कर सकती है, क्योंकि उसमें हमने एक ओरिजिनल उस वो चीज़ डालनी है। वहाँ पर एक था सिक्किम हुसैन में आई बरामदह सखी ठीक हो गई मेहंदी। वो उसमें भी उनको इतना अच्छा लगा जब मैंने गाया ना, मैंने अपने तरीके से, और वो वहाँ पर दुनिया वो नोट करते हैं पूरा, तो हमें तो सीधे पता हो, तो हम खुद ब खुद उतना, मैंने कहा ना म्यूजिक का मैंने मुझे शौक था, और कभी मैंने रियाज नहीं किया है, वो इंस्टेंट जो चीज मिली और उसको निभाया। अच्छा, रियाज़ नहीं तो किया? उस तरह मैंने कभी भी सीरियसली, मैंने कहा ना, सीरियसली लिया ही नहीं, उस तरह मैंने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि अब्बाजान भी इस तरह ये नहीं था कि मैंने इसको अपना एक प्रोफेशन बनाना। अब्बाजान हमेशा कहते थे, नहीं, ये आपका फन जो है ये सिर्फ शौक, इसको आपने, ये आपका शौक है, इसको कभी प्रोफेशन नहीं बनाना है।
तो उर्दू वाले आशा भोसले ने गाए थे? उर्दू वाले आशा भोसले ने गाए थे। उसमें था चिकमियो सैनी सिक हो गई मेहंदी, मैंने इस तर्ज में गाया था। सिकमियो सैनी में ब्रह्म देखन्यू नखो सिक हो गई मेहंदी सक्त्रा दे मलाल वंद छुइनो इवान सिक हो गई मेहंदी। कोई और है आपको याद उसका कोई? ये याद है, धोनी का यही याद है, बाकी तो आपने सुने हैं। एक ट्रेजेडी है कि ये फिल्म बनी नहीं कभी। अच्छा, फिर ये आधे घंटे की रही मूवी, आधे घंटे की। और फिर मुजफ्फर अली उन्होंने बहुत बार अप्रोच किया, लेकिन फिर तो नहीं उन्होंने बनाई। तो ये 2 बार कोशिश, मेरे ख्याल से 3 बार कोशिशें की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुई। लास्ट ईयर भी 1-2 साल पहले उन्होंने एक कोशिश की थी इसको पाए तकमील तक मनते के अंजाम तक लेने की, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक कामयाब उसमें नहीं हुए। अभी तक एक ट्रेजेडी रह गई। अल्लाह ताला को क्या मंजूर होगा। एक जमाने में विनोद खन्ना और डिम्पल कपाड़े को लाना चाहते थे। नहीं, वो तो आए भी। मेरे गानों पर उनकी शूटिंग भी बाज़ाब्ता उन गानों की हुई है, ओरिजिनल जो 1989 में हुआ था। एग्जैक्टली। तो उस वक्त शूटिंग भी हुई थी कुछ। उस वक्त शूटिंग भी, मैं यूनिवर्सिटी में थी, तब शूटिंग भी हुई थी कुछ गानों की। फिर उसके बाद उन्होंने कभी बाद में आपको कांटेक्ट किया? बहुत बार। तो आपने क्या बताया? बस बिजी आप कहते थे। कभी वो दिल्ली में भी उनका एक प्रोग्राम वो रखता, पता नहीं क्या किस नाम से वो उनका होता है, याद नहीं मुझे नाम। उन्होंने बहुत बार मुझे अप्रोच किया, टाइम ही नहीं होता है अपनी फुर्सत। तो वहाँ आने के लिए बताया था आपको? बहुत बार। यहाँ भी मुझसे मिले 2-3 साल पहले। हमारे रिलेटिव्स हैं यहाँ रहते हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं। अच्छा। आए हुए थे। उनके जो बेटे हैं शाद अली, उन्होंने भी बहुत बार कांटेक्ट किया। अच्छा। तो अभी आप के लिए भी टाइम चाहिए। अभी आप चाहती हैं कि ये फिल्म मुकम्मल होनी चाहिए हब्बा खातून के ऊपर? वो चाहते तो हैं। लीजेंड एक रही है ना हब्बा खातून कश्मीर में। हालांकि अभी कुछ लोग तो इसको आप चैलेंज कर रहे हैं, वो कहते हैं इस नाम की कोई शायरा तो थी ही नहीं, मलिका थी नहीं। लेकिन ये बात है कि एक ज़माने में वहाँ कलकत्ता के पास एक जहाज़ भी हुआ करता था जिसका नाम हब्बा खातून था। और हमने सुना है कि 1960s में जो सबसे बड़े जो उस वक्त फिल्मसाज थे, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर महबूब साहब, और उसके बाद 1980s में B.R. चोपड़ा, तो इन दोनों ने भी कोशिश कर ली थी। हमने लिखा, ये है इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। उन्होंने भी कोशिश की थी इस पे बायोपिक बनाने की, लेकिन एनीवे वो नहीं बन सकी। एनीवे हम क्रेडिट देना चाहेंगे बशीर बड़गामी साहब को कि उन्होंने जो फिल्म बनाई रसूल मिर के बाद हब्बा खातून पे दूरदर्शन के लिए इसके इब्तिदाई अयाम में अर्ली 1970s में, तो वो भी हालांकि उन दिनों ये आजकल के कैमराज और ये किस्म की जो मॉडर्न इसमें गैजेट्स हैं, ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो चली काफी। वो दरअसल उन्हीं की उस चीज को कायम रहना था, तो बाकियों को मौका नहीं मिल रहा है ना। अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे नवाजे। हो सकता है कि बायोपिक्स आगे भी बनी। एक मर्तबा तो मेरे ख्याल से 10-20 साल पहले प्राण किशोर जी भी आए थे श्रीनगर, हमसे मिले, तो उन्होंने कहा कि वो नूर जहान नाम का एक सीरियल वो बनाना चाहते थे। उन दिनों बना भी रहे थे, श्रीनगर में ही ठहरे थे। तो मेरे ख्याल से उसमें भी किसी एक्ट्रेस ने, उसका मुझे नाम याद नहीं है, इसने हब्बा खातून का मुख्तसर रोल उसमें किया था। क्योंकि वो इन्हीं पे बादशाहों पे थी, मुगल और चक
दौर हाँ, का इसमें यूसुफ जिक्र शाह था। चक। हाँ, उसका जिक्र था। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि डोलवाल साहब की कितनी मतबूआत, मतलब कलेक्शंस, पोइट्री की कलेक्शंस अभी तक पब्लिश हुई है, और क्या उनको कोई अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी की तरफ से, जे.एंड.के कल्चरल अकेडमी की तरफ से, या आपको कोई अवार्ड मिला है? हाँ बिल्कुल, अबाजान की रिसेंटली जो उनका बाकी जो जितना मवाद था पोइट्री का, वो नवंबर में शायद वो पूरी वो रिलीज हुई, कुलियात जानबाज के नाम से उनका पूरी जो पोइट्री उसका, वो मेरे भाई जो मोहम्मद जुबैर, इन्होंने अ, स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने जो हाँ रिलीज की हाँ थी। हाँ, हाँ, वो हो गई। उसमें अबाजान का जितना भी कलाम है उसमें वो उसमें सारा है। कलमबंद है। हाँ, तो अवार्ड तो उनको बहुत सारे मिले हैं। सादिक मेमोरियल अवार्ड भी है, और सन ऑफ द सॉइल भी है। और मैं कहती हूँ सबसे बड़ा इनाम होता है लोगों की जो चाहे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा इनाम वही होता वही है होता है जो जब जब आप कहीं से रास्ते पे चलते हैं, हाँ किसी जगह बैठते बिल्कुल। हैं, तो लोग आपकी तरफ देखकर कितना खुश होते आप हैं। देखो, आपको कहीं भी आबाजान के हर एक गीत किस तरह, हर तबका अगर किसी दूर दराज गांव में आप जाएं, वहां भी किसी झोपड़ी में, उस कुटिया में वो अपने आबाजान के गाने गा रहे होते हैं। वलो मदनवार बाद मुद्दत कबूल करे, मतलब जो भी आबाजान के गाने, इतने लिप सॉन्ग, उनके गाने लिप सॉन्ग हुआ करते थे। जी। अल्लाह ताला ने इतनी मकबूलियत, और क्योंकि वो दिल से उनका एक वो जज्बा था ना। आप दूर दराज वहां पर भी लोग गा रहे होते हैं। हमारा आज का यूथ है वो भी, हर एक तबका, तो उससे ज्यादा अवार्ड क्या होना चाहिए जहाँ पर लोगों का इतनी एक्सेप्टेंस है। तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई अवार्ड, मैं यही समझती हूँ एक फनकार के आपने मुझे अपने अवार्ड। हाँ, और उनको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जब मिनिस्ट्री से, तब सुषमा स्वराज हुआ करती थी, जी हाँ, रेडियो कश्मीर की मिनिस्टर थी हाँ वो। हाँ, तब मुझे भी मिला था अवार्ड, और अबाजान का भी मैंने रिसीव किया था। और फिर वुमेन ऑफ द मिलेनियम मुझे मिला था अमेरिकन बायोग्राफिक इंस्टीट्यूट से। बहुत सारे, बस मैं कहती हूँ लोगों की एक्सेप्टेंस और वही सब कुछ। और अगर अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है, हमारा फर्ज बनता है कि इसको अच्छे से निभाएं। ये भी एक जिम्मेवारी है। ऐसा कलाम हो जो सचमुच कौम के लिए भी एक मैसेज हो, और उसे इतनी खूबसूरती के साथ अदा किया जाए कि हमारे जो लिसनर्स उससे कुछ सीख लें। हमारी तहजीब जो है, हमारा जो कल्चर है, उसमें कोई आंच ना आए। उसको हमने प्रिजर्व करना है, इस चीज को डिग्निटी से रखना है। तो म्यूजिक का आपको शौक नहीं हुआ? मतलब आपने कहा कि मेडिकल सब्जेक्ट्स मेरे थे, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 1992 फिर में जब मैं आपने इसमें आई, क्योंकि मैं चाहती थी पहले कि कोई साइंस सब्जेक्ट में मैं लूँ, जैसे केमिस्ट्री है या जोलॉजी, उसमें। फिर मेरा लॉ में भी हुआ था। अच्छा। मास मीडिया तब था बड़ा कि ये वो, क्या आप सभी ने ये कहा कि आप आर्टिस्ट हो, ये वो, आप तो मास मीडिया में ही। तो उस तरह में मैंने वो किया कश्मीर यूनिवर्सिटी से। और मुझे ये था कि चलो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाऊंगी, ये अगर हो। फिर मिलिटेंसी वगैरह, फिर हालात भी खराब हुए। तो आपने 92 में क्या था? हाँ, 92, म्यूजिक का था नहीं, जैसे ये गुनगुनाती थी या ऐसे, ये नहीं था कि मुझे मशहूर होना है, मुझे जी फेम मिलना चाहिए। ये नहीं था, बस बिल्कुल। पैशन था। बस यही गुनगुना। आज भी अगर मुझे कोई धुन अच्छी लगे, मुझे अच्छा लगे, बस वैसे ही गुनगुना। ये मुझे कभी नहीं था कि मैं मशहूर हो जाऊं, मुझे फेम मिले, मुझे नहीं। उस अल्लाह ताला की तरफ से ही था कि लोग मुझे सिंगर की हैसियत से ही जानते हैं, तो लेकिन खुद मुझे अक्सर अपना जो कोई शौक नहीं रहा है। गुलकार होते हैं, और आज के ज़माने में वो अपने एल्बम, और आप तो अब डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन रखते हैं, आपको कभी इस किस्म का शौक हुआ? मैंने रिसेंटली 2-3 साल हुए अपना एल्बम मैंने खुद अपनी प्रोडक्शन में निकाला। अच्छा। पता नहीं वो जे उसके रिकॉर्ड से वो, पता नहीं आपने देखा है हाँ, मैंने यूट्यूब पे। देखा। हाँ, वो मैंने खुद ही अपना सारा इन्वेस्ट किया उस पर। मैंने खुद वो अपना वो एक एल्बम निकाला था। तब थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चलो अब और कोशिश कर रही हूँ, अगर टाइम मिला तो। कोई आर्टिस्ट इंक्लूडिंग जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स हैं या अदर वोकलिस्ट्स, या आपके कांटेक्ट में हैं जिनके साथ का राब्ता है? हाँ हाँ है, बिल्कुल है। जैसे कृष्ण लंगो है, म्यूजिशियन थे बेचारे, अब तो वही हैं, वो भी कांटेक्ट में है। पाकी है, बिलाल है, जितने भी हमारे हैं, वही जितने हमारे सिंगर्स हैं वो कांटेक्ट में। तो ये भी तो हमारी भी तो एक अपनी फैमिली होती है। और अपने इलाके के जो लोग हैं, जैसे राशिद जहांगीर है, बहुत सारे लोग हैं। हाँ हाँ, अभी उनका उतना कांटेक्ट नहीं रहा। अच्छा।
क्योंकि मैं कश्मीर से ही ज्यादा वाबस्तगी रही। हाँ वहाँ जी। रही, तो वो लोग भी कर रहे हैं अपने हिसाब से कोशिश, सब अपने तरीके, अल्लाह ताला ने जिस जिसको टैलेंट बख्शा है सब अपने तरीके से कर रहे हैं, सबकी अपनी एक इनफरादियत है। तो अभी आपका क्या शौक है आइंदा, क्योंकि अभी आप एनीवे सरकारी मुलाजमत में अभी भी अभी हैं? मुझे हाँ, अभी मुझे ये मुझे शौक है कि मैं दूं टाइम म्यूजिक को, टाइम दूं, और जो अब्बाजान की कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़में धुनें हैं, तो ये मुझे पूरा कि मैं किस तरह से उनको मैं निभाऊं, ये मुझे ये मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे इंशाल्लाह करना है, अगर अल्लाह ताला ने मंजूर हो अल्लाह ताला को, तो ये मुझे ज़रूर करना है कि अब्बाजान की कुछ बहुत ही खूबसूरत धुनें हैं, उनको कैसे मंजर आम पर लाया जाए, और उस पर मैं कोशिश कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से अगर वो मंजर आम पर आए तो उसमें तो मेरी पूरी कोशिश है। इनकी एक मुनफरद एक हैसियत है यहाँ पे किश्तवाड़ में, क्योंकि इसमें यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। वादी कश्मीर में कई ऐसे लोग हैं जो बुनियादी तौर पर आर्टिस्ट्स थे, गाने वाले या म्यूज़िक बजाने वाले लोग, तो उन्होंने कोशिश की इसको एकेडमिक कंट्रीब्यूशन बनाने का भी। मिसाल के तौर पर शेख अब्दुल अजीज़ हैं, तो इन्होंने इस पे कश्मीरी म्यूज़िक की हिस्ट्री पे मेरे ख्याल से 3 या 4 वॉल्यूम की एक बुक लिखी, जो आपके इसमें कश्मीरी ज़ुबान के सिलेबस में अभी तक मेरे ख्याल से है। तो उन्होंने वो लिखी थी, और इसके अलावा भी कई भजन जी हैं, उन्होंने भी कोशिश कर ली थी कि हिंदुस्तान से बाहर भी म्यूज़िक को, कश्मीर के म्यूज़िक को लेना। तो इस तरह से क्या आपको कभी इस किस्म का शौक़ है कि जो जानबाज साहब का जो फ़न है और इनकी जो मुनफरद जो एक साहिब असलूब है अपने फ़न में, ये इनको बाहर तक ले जाए, इनको इंट्रोड्यूस करें, इनके तर्जुमे करा लें, इस किस्म का कोई शौक़ है आपको? इनका पहले ही बहुत सारे, मैं बाहर से भी बहुत सारे उनके फ़ैन वहाँ सुनते हैं अब्बाजान की मौसीकी को बाज़ाब्ता। तो इतनी रिच फॉर्म इन्होंने म्यूजिक की दी, चलंत का इन्होंने खुद ही बोला है कि ऐसे ऐसी जन्नत हो चलन तस्मंस, अच्छा, ऐसी जन्नत हो चलन तस्मंस, यत साजिश जंतुक साज बना, यत जनती वजन जंतस्मंस। मतलब उनको लगता है कि मेरा जो ये मौसीकी है ये एक स्पिरिचुअलिज्म का एक उस जो एक वो रूहानी कैफियत होती है, वो वजदानी कैफियत तारी होती है, वो महफिल समा, तो उस तरह की ये मौसीकी है। और बाहर भी सुनते हैं, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, वो बाहर से कितनी बार उन्होंने हमें हमें उनका चाहिए, हमें जानबाज साहब का चाहिए, क्योंकि उनकी मौसीकी में अलग ही तरह का वलवला है। आप देखें, अगर कोई चलन परफॉर्म करे उसमें आप खो जाएंगे, उसमें अलग ही तरह की वो कैफियत है, ना कोई बनावट है, उसमें अलग तरह का जज्बा, अलग तरह का मैसेज, और वो तो हो रहा है। मुझे लगता है अब्बाजान कामयाब हैं। आज आप देखें, जो ही हम सोशल मीडिया पर भी जाते हैं तो जहां भी आपसे वहां पर उनका कलाम ही आ रहा है, बगैर किसी कोशिश के, या कर रहे हैं लोग। तो ये तो इनको है बहुत बड़ा खराज। तो हम वक्त ये भी म्यूजिशियन नहीं थे या शायर नहीं थे, ये भी एक मुलाजमत करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, फॉरेस्टर के ओहदे पे थे, और फिर सोशल वेलफेयर शायद कल्चर ऑफिसर भी थे। अच्छा, उसके बाद म्यूजिक का तो आप इतने देखो, इतने इंस्ट्रूमेंट्स, हम खुद भी हैरान थे इन्होंने कैसे सीखा। अब देखो, फ्लूट, इतना जबरदस्त फ्लूट बजाते थे, और रबाब, सारंगी, सेतार, सब इंस्ट्रूमेंट्स पर इनकी कमांड थी। तो टैलेंटेड, मल्टी टैलेंट, और शायर भी खुद ही और मौसीकार भी, बेक वक्त इतनी खूबियां।
और जानबाज और थिएटर भी करते थे उस जमाने में। जानबाज तखल्लुस तभी एक ड्रामे में इन्होंने किरदार किया था जानबाज का। अच्छा, किया था। हाँ, तभी से नाम पड़ा ना तखल्लुस जानबाज। थिएटर भी किए हैं उस जमाने में। मैं सोचती हूँ उस जमाने में उन्होंने, समझो कि उन्होंने एक बैंड बनाया था, म्यूजिक का बैंड, जिस आजकल हम कहते हैं कि अपना एक म्यूजिक बैंड। उस जमाने में इतना इनका, देखो ना सोच कितनी आगे थी। और उसमें मेरे अपने ही चाचे इन्वॉल्व थे। कोई गिलास बजाता था, कोई वो घड़ा, नोट और चार्ज करने के लिए। मतलब टैलेंटेड फैमिली थी। ये नहीं कि वो उनका कोई पेशा था या कोई टैलेंटेड। तो आपके खानदान से ताल्लुक रखने वाले और कौन लोग हैं जो ये शौक रखते हैं और वो भी गाते हैं? अब देखो निसार हुसैन डोलवाल है। जी हाँ। वो भी दूसरा मेरा कजिन है, इखलाक, वो ज्यादा मंजरे आम पर नहीं आया। इखलाक हुसैन, वो अब्बाजान के साथ बेंजो भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, वो बहुत जबरदस्त बजाते थे। और अब घर में भी आलम आरा जानबाज, उसने भी, आलम ने भी अपनी एक अब्बाजान के नाम से एक जानबाज फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है। उस पर बहुत वो गरीबों को, जो नीडी लोग होते हैं उनकी मदद करती है, उस तरह का चला रही हैं। और दूसरी सिस्टर है, उसको भी मौसीकी का शौक। जब हम गाते थे इकट्ठे, वही धुनें बनाती थी, और वो सामने नहीं आई बेचारी, लेकिन उसको भी बहुत जबरदस्त शौक। और जो शमीम बाजी हैं, बड़ी वाली सिस्टर, जो कल्चरल एकेडमी जो उनको भी तो इससे वाबस्तगी। और भाई भी, उनको भी पूरा, अब उन्होंने अब्बाजान की किताब को भी, जो अब्बाजान की देना ख्वाहिश थी, उसको भी वो पब्लिश करवाया। तो इस मामले में अब्बाजान बड़े खुशकिस्मत रहे कि बच्चों को, हमें अपने बाप से बहुत प्यार था, और हर वक्त वही, कब उनका कलाम मंजर-ए-आम कब। तो सबों ने कोशिश की, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। ये सफर स्मूथ रहा बिल्कुल, क्योंकि कई हमने देखा है कि जो आर्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं बड़े मुसीबतों के शिकार हो जाते हैं कभी कभी। अब्बाजान ने भी जिंदगी उस दौर में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बहुत 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 खतरनाक दौर भी देखे हैं। वो खुद कहते थे जब आजमाइश, कभी कहते अल्लाह ताला मैं कितना शुक्रिया करूं आपका कि आपने मुझे आजमाइश के काबिल समझा। हमेशा कहते बहुत सारी वो भी देखे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं। उसके बगैर कोई शायर, वो ये चीजें आ सकती हैं जब तक इन्हें खतरनाक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अब जितने भी उनका इनकलाबी कलाम था, तो आम लोगों को कहाँ समझ पहले आता था, अपोजिशन ही होती थी उस पर भी। कुछ ऐसे इश्यूज पर अगर वो लिखते थे तो सबको साथ चलाना तो मुश्किल, तब लोग समझते नहीं थे, लेकिन आज समझते हैं कि वो जो कहते थे सही कहते थे। आज का यूथ उनका फैन है। तो कठिनाइयों का सामना उनको बहुत, उन्होंने खुद लिखा है एक नज़म में, अशक फुल अशक पहचान एक पर दिल चुफुल मुतबुल जन सुरसमन सितार बोजा चुक नार ले घे से मैंने खानक पर। मतलब जितना भी उनको सिर्फ शौक था, कोई ये नहीं था कि प्रोफेशनल के वो कहीं गाने उनको पैसे के लिए किया, या और जितना भी ग्रुप उनका था, उनको तो खुद ही अब्बाजान ने उनका खर्चा उठाना था। वो तो घर से ही उठाना था ना। अब कितना उन्होंने सीधा अपना ही सारा कुछ दिया है। तो उन्होंने खुद लिखा है, जब ये उनका एक मशहूर वाक़ा है, जब बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब की हुकूमत में जब उनको एक बार परफॉर्म करने का मौका मिला, तो लोगों ने इतना सराहा कि मतलब पैसों का कोई हिसाब नहीं रखा, उन पर फेंक दिए। लेकिन अब्बाजान ने वो सारे इस तरह अपने दामन में उठाए और कहा कि मेरे शौक को मेरा पेशा न समझो, ये मेरी खुदी को गवारा नहीं है, जरा दिल बहलता है इससे वगरना इसी पर हमारा गुजारा नहीं है। उनकी शख्सियत का अलग ही, उनका अलग ही मिशन था। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो वजीफे मांगते हैं। अलग ही मिशन, अलग ही दीवानगी, अलग ही मिशन उनका। अल्लाह ताला ने लाज रखी उनको, उनका अलग ही ये था। और हमारे घर में हमेशा ये होता था, मेरी मम्मी को वहाँ कहते कि जो एक फकीर सुनगार, यहाँ पर जो आए और आपने माथे में कोई शिकन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हर तरह के, और अपना जो हम जो बेचारे आर्टिस्टों का ग्रुप, उनको कितनी इज्जत दी जाती थी, कितना उनका अलग ही मकाम होता था। तो वो चीजें हमने देखी हैं, अलग ही सिलसिला था। ऐसी शख्सियतें तो सदियों के बाद मुझे लगता पैदा होती है। जिस टाउन में आप रहती थी वहाँ पे हालांकि 1980s में भी कुछ फसाद हुए थे, 2013 में भी एक हुआ, लेकिन हमने जानबाज साहब के बारे में सबसे ही सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा
मतलब मजहबी रवादारी में यकीन रखते थे, भाईचारे में यकीन रखते थे, बिल्कुल। और इस वजह से उनकी बड़ी कदर करते थे वहाँ पे लोग। अब उनकी शायरी में भी तो झलकता है, या यतिमानुन या ततिमानुन मानुन मानुन से से पे पे साहब चुकोन या यतिमानुन या दोन ततिमानुन आलमन हुंदे इतराब चुकने। जी एक राम तो एक रहमान वनुई, एक कृष्ण तो एक यजदान वनुई, एक अल्लाह तो एक भगवान गो वनुई, मंज गई वत ब्योन पत बब चुकुन या यतिमानुन या ततिमानुन जानबाजन वो शुक्लोल साजस मंज लेकिन च हकीकत राजस मंज मंज गई वत ब्योन पत बब चुकुन या यतिमानुन या ततिमानुन मानुन से पे साहब चुकुन। और अब्बाजान ने इस चीज का पूरा वो दिया। तो ये जो मेरे ब्रदर थे, अब उन दिनों जो बाल निकेतन में हिंदू बच्चे पढ़ते थे और जी। इस्लामिक स्कूल में मुस्लिम, अब भी तो लेकिन अब्बाजान ने मेरे भाई को बाल निकेतन में उन्होंने पढ़ाया पूरा अच्छा। सेकुलरिज्म का वो उनकी शायरी में, और हर तबका उन्हें पसंद करता, उनका मिशन ही अलग था। भाईचारे का हमारे इलाके में बहुत, हमने सब तो भाईचारा ही देखा है। अपने अगर रीजन की मैं बात करूं, किश्तवाड़ की, आपके जो साथी थे, मतलब जो साथी म्यूजिशियंस और जो साथी गुलकार थे, उनके साथ कोई राबिता है आजकल? कभी कभी कोई महफिल होती है जहां आप जाते हैं वहां पे गाने के लिए, या आपने इसको अब खामोश रखा है इस फन को? अगर मुझे मौका मिला, अब तो बहुत टाइम हुआ, रेडियो कश्मीर में अगर मुझे मौका मिलता था तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स होती थी। और लास्ट टाइम 1-2 साल पहले मैंने अपनी, जो मैंने कहा प्रोडक्शन में उस गाने गाए थे, तो इस तरह कभी उतना ज़्यादा ये नहीं। हाँ, कंटेक्ट तो फ़ोन के ज़रिए वगैरह होता है, लेकिन उस तरह गाने के कहीं कंसर्ट हो या कहीं उतना टाइम ही नहीं मिलता है। अक्रॉस द कंट्री आप कहीं गई हैं परफॉर्म करने के लिए? आपने तो रशिया का जिक्र किया प्रोग्राम शुरू में। बस मुझे बड़ी ऑफर्स आई, लेकिन मैं नहीं गई। वजह क्या थी? बस अच्छा, नहीं जाना चाहती थी। जहां पर मुझे लगा कि मुझे, अब मैंने आपको पहले बताया कि इसको मैंने कभी अपना प्रोफेशन नहीं समझा, ये मुझे अपनी मर्जी, जहां पर मुझे अच्छा लगे और उसमें मैं आज़ाद हूँ, किसी की कोई कंपल्शन नहीं। जहां पर मुझे लगे कि नहीं मुझे करना है, वहां पर, तो जहां पर मुझे मेरी ज़मीर इजाज़त दे, और वही शौक क्या ही है, तो वही मैंने आपको कहा, अब्बाजान के कलाम को ही चाहती हूँ कि जब मौका मिले उसको मैं लोगों तक पहुंचाऊं। ये कोशिश रही है। तो सबसे ज्यादा आपको क्या लग रहा है कि इन्हें किस चीज ने मुतासर नहीं किया है, और किस शायर का या किसी अदीब का इन पर असर था जिसका कभी कभी जिक्र करते थे? आप मैं उतना इस मामले में क्या बताऊं, क्योंकि वो उस दौर में तो रसा जावदानी भी थे उनके, उसमें दीनानाथ नादिम, और जिनका इन्होंने गाया भी है, आजिम साहब, सबका, महजूर साहब का, सब तो इतने लेजेंड्स थे। उसमें मुझे लगता है सब शायरों का उन पर था असर था बिल्कुल। फिर उनकी अपनी एक रसा जावदानी जो थे, अब्दुल कद्दूस रसा, ये किश्तवाड़ के ही रहने वाले थे और ये बदरवा के हैं, बदरवा के रहने वाले थे। तो इनके साथ कोई राबिता था? बिल्कुल, हमारे रिलेटिव भी हैं। अच्छा, आपके रिलेटिव? हाँ, मेरे जो हस्बैंड हैं, उनकी जो दादी हैं, उनके फादर साहब हैं जावदार साहब। अच्छा, उनके साथ, और दूसरी मेरी मामी जो हैं, उनके भाई हैं, इनके साथ हमें रिश्तेदारी भी। तो वहाँ पे किश्तवाड़ से जहाँ जम्मू आने के बाद कोई राबिता रहता है किश्तवाड़ के साथ और कश्मीर के साथ? बिल्कुल, कश्मीर से भी, कश्मीर तो अक्सर आते जाते रहते हैं। जाते रहते हैं बिल्कुल कश्मीर से भी राब्ता है, अपने इलाके से भी आते जाते रहते हैं। बिल्कुल, वहाँ पर भी जाते हैं, अच्छे से रहते हैं, यहाँ पर भी। कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगे कि नाजरीन को, क्योंकि इसमें एक स्ट्रगल्स करना पड़ती है इस फन में। अच्छा। तो आपको लग रहा है कि कोई मशवरा जो आपको देना चाहेंगे, क्योंकि आपके बहुत से मद्दा हैं, लड़कियां भी और लड़के भी जो कश्मीर में हैं, वो आपका सुनते हैं, हालांकि वो नहीं समझते हैं वो चलन, लेकिन फिर भी सुनते रहते हैं।
शुक्रिया बहुत बहुत उनका। अब अगर मैं अपना कहूँ कि इस मामले में एक तरह से मैं खुशकिस्मत रही मैं अपना कहती हूँ कि मुझे कोई वैसे स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सब कुछ अचानक हो गया। तो अब आजकल के फन अब यही कि अपने 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 विरसे को बचाए रखना है। अगर हमें टैलेंट है उसको डिग्निटी के साथ उसको निभाना है, और तहज़ीब के दायरे में अगर अल्लाह ताला ने हमें टैलेंट बख्शा है उसको हम पूरी तरह से अच्छे से निभाना है। और ये नहीं कि हम बाहर का कोई हमें ज़्यादा इम्पैक्ट रहे, अगर हमें और हम अपनी मिट्टी से भी जुड़े रहें, यही हमारी पहचान है। तो आगे बढ़ते रहें। अल्लाह ताला अगर हमारा मिशन सही होगा, अगर हम ईमानदारी से काम, क्योंकि आर्टिस्ट की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अल्लाह ताला ने उन्हें टैलेंट से नवाजा होता है तो जाहिर है कि अल्लाह ताला वो काम भी लेना चाहिए, और वो काम तो बड़ा मुकद्दस होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि उसको बहुत प्योरिटी के साथ और ईमानदारी के साथ निभाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देता है और वो चीज़ ठीक भी रहती है। बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी हमारे आज की मेहमान जहां आरा जानबाज, जिनके बारे में मैंने बता दिया। एक मारूफ मशहूर गुलकारा हैं जम्मू कश्मीर की, जिनका बुनियादी ताल्लुक किश्तवाड़ से है, लेकिन महदूद नहीं है वहाँ तक, ये जम्मू और कश्मीर में भी होती हैं और यहाँ से बाहर भी उन्होंने परफॉर्म किया है। और इनके वालिद साहब भी थे गुलाम नबी डोलवाल जानबाज किश्तवाड़ी। वो एक आला पाई के शायर और गुलकार थे, खुद एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, हम कह सकते हैं, बिला किसी खौफ तरदीद के। तो इन्होंने आज अपने फ़न के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको रोशनास किया। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।